प्रिय विद्यार्थियों, 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मारवाड़ी शिक्षक राम जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी के भाग 1 का अध्ययन किया। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी के अंतिम भाग 2 की ओर बढ़ रहे हैं। ये भाग दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण है या उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि पहला था, क्योंकि इस भाग से आपको सीधे सीधे सवाल उसी रूप में मिलेंगे जिस रूप में मैं लाइन बता रहा हूं। आप इन्हें अवश्य याद कर लेना, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ये आप इस बात पर पूर्णतः विश्वास रखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये कक्षा। जहां पिछली कक्षा हमने समाप्त की थी, वहीं से आज हम अगली कक्षा द्वितीय भाग को प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो नेटवर्किंग और इंटरनेट से संबंधित कंटेंट है हमारा, इसका भाग संख्या 2 को लेकर 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर हूं मैं राम जैन। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जब प्रथम भाग के बारे में बात की थी तब हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो वह अगली कक्षा ही हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो आज का कंटेंट है प्रिय विद्यार्थियों, वो रहेगा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं नेटवर्किंग डिवाइस के प्रकार, टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। तो बहुत सारी इन डिवाइसेस में से हम कितनी डिवाइस का अध्ययन करेंगे? हम 5 मुख्य डिवाइस के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, वो 5 डिवाइस कौन कौन सी हैं उस पर हम एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। हम जिस पहली डिवाइस के बारे में बात करेंगे वह डिवाइस रहेगी रिपीटर। आप इनके नाम अवश्य याद कर लेना ताकि आपको आसानी हो, पता चले कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। हम पहली जिस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे वह डिवाइस है प्रिय विद्यार्थियों रिपीटर। इसके बाद हम दूसरी डिवाइस की ओर चलते हैं। रिपीटर के बाद प्रिय विद्यार्थियों जो अगली डिवाइस रहेगी वह आपके डिवाइस रहेगी हब। ध्यान रखें, हमने संख्या 5 लिखी है। ये संख्या हमने कितनी लिखी है? 5। इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्किंग डिवाइस 5 प्रकार की है, बहुत होंगी, लेकिन हमें जो मुख्य डिवाइसेस पढ़नी है उस पहली आती है रिपीटर और दूसरी जो डिवाइस रहती है वो रहती है हब। इसके बाद हम एक और नई डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, रिपीटर, हब, और तीसरी जो डिवाइस रहेगी वो रहेगी स्विच। एक बार इन 3 नाम को याद कर लें, फिर पीछे 2 नाम रहेंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं नंबर 1 रिपीटर, नंबर 2 हब, नंबर 3 स्विच, इसके बाद 2 डिवाइस रहेगी जिसमें से नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे और नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे। एक तो रह जाएगा आपका ब्रिज। एक तो नंबर 4 पे जो डिवाइस आएगी वह आपके डिवाइस रहेगी ब्रिज, और अंतिम डिवाइस जो रहेगी वह आप में से कोई कमेंट कर सके, बता सके कि यहाँ एक अनुमान लगाइए कि मैं किस डिवाइस के बारे में बात कर सकता हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट में जो भी आपके नाम रहेंगे वो विधिवत रूप से आगे आने वाली फैकल्टीज को मैं नाम दे दूंगा, क्योंकि मेरी आज यह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कांस्टेबल और पटवार बैच के लिए अंतिम कक्षा रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, वह नाम है राउटर। वह नाम है राउटर। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम 5 नेटवर्किंग डिवाइस जो मैंने संख्या लिख रखी है आपके इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर, श्वेत बोर्ड के ऊपर, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और राउटर। अब ये है क्या? देखिए, मैंने पहले लिख रखा है यहां पर एक शब्द नेटवर्किंग डिवाइस, अर्थात ये नेटवर्किंग के दौरान जो उपकरण हम काम में लेते हैं वह नेटवर्किंग के जो उपकरण हैं उनमें से, जैसे रिपीटर क्या है, आप कह सकते हो एक नेटवर्किंग डिवाइस है या एक नेटवर्किंग उपकरण है। इसी प्रकार हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, अर्थात रिपीटर से लेके राउटर तक ये जो 5 संख्या है, रिपीटर, हब, उसके बाद आपका स्विच, उसके बाद आपके ब्रिज और उसके बाद आपके राउटर, ये जो 5 की 5 डिवाइस हैं, ये पांचों की पांचों क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है। तो हमने 5 के नाम लिख दी। अब हम इसी क्रम से विधिवत रूप से आगे इनका अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं एक नए पेज पर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रयास करेंगे कि इस कक्षा के अंदर यह कंटेंट समाप्त हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे की चर्चा के दौरान। तो हम पहले जिस कंटेंट को लिखेंगे वह कंटेंट रहेगा रिपीटर। पहला जो आज हमारा कंटेंट चलेगा वह कंटेंट है रिपीटर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिपीटर क्या है,
सभी जानते होंगे, अभी अभी मैंने बताया कि रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो मैं इस पहले कंटेंट को नोट कर लेता हूं रिपीटर के बारे में। एक नेटवर्किंग डिवाइस, याद कर लें अच्छे से, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस। पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन बेसिक्स भूल जाते हैं, और एग्जामिनर भी वहीं बेसिक से सवाल उठा लेता है। कथन और कारण के रूप में भी पूछा जा सकता है, रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है या नहीं, सत्य असत्य है तो सत्य हो जाएगा। तो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब ये डिवाइस क्या करती है, इस पर चर्चा करते हैं। डाटा सिग्नल को रिसीव करता है, ये ध्यान रखना। रिपीटर का काम क्या है? डेटा सिग्नल को रिसीव करना, डेटा सिग्नल को रिसीव करना। जो भी डाटा के सिग्नल आएंगे उन डाटा सिग्नल को ये क्या करेगा? रिसीव करना। क्या केवल रिसीव करने से काम होगा? कमेंट करके बताएं। डाटा सिग्नल को रिसीव करना और उसके बाद क्या करेगा? उस सिग्नल को ये रीजनरेट करेगा। अर्थात कई बार हम सिग्नल भेजते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीच की दूरी होती है तो सिग्नल वहां पर कमजोर हो जाते हैं। उन कमजोर हुए सिग्नलों को, अर्थात जो सिग्नल रिसीव किए वो बहुत बड़ी दूरी पर जाते हैं, तो नेटवर्किंग में वेव भी आता है। हमने नेटवर्किंग के 4 प्रकार पढ़े थे, पेन, लेन, मेन और वेन, ये चारों पढ़े थे। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे डाटा सिग्नल क्या होते हैं? कमजोर हो जाएंगे। जब कमजोर हो जाएंगे तो सिग्नल उस रूप में प्राप्त नहीं हो सकते थे। तो इस समस्या से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रिपीटर को। तो रिपीटर क्या करेगा? डाटा सिग्नल को रिसीव करेगा और उन सिग्नलों को रीजनरेट करेगा। रिसीव करना और रीजनरेट करना, ये ध्यान रखना। रिसीव करना, रीजनरेट करना। अब उसने रिसीव करके रीजनरेट करके अपने पास रख लिया तो काम होगा, उसको आगे भेजना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करके आगे भेजेगा। ये क्या करेगा? उन सिग्नलों को रिफ्लेक्ट करके आगे भेजना। रीजनरेट करना, रिफ्लेक्ट करके आगे भेजना। तो यह कार्य रहेगा रिपीटर का। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2 आपके एमटीआर पॉइंट है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये पॉइंट आपका एमटीआर रहेगा। डाटा सिग्नल को रिसीव करना, रीजनरेट करना और रिफ्लेक्ट करके आगे भेजने का कार्य किस डिवाइस के माध्यम से होता है? आपको 4 ऑप्शंस आते हैं, आपके 4 ऑप्शंस दे दिए, रिपीटर, ब्रिज, स्विच, राउटर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? रिपीटर। नेटवर्किंग डिवाइस तो सारी है, 5 ही हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले कंटेंट की बात करते हैं कि यह कौन से मॉडल पर काम करता है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। हम OSI मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके अंदर 7 लेयर आती है, तो यह OSI मॉडल पर कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रिपीटर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो OSI मॉडल के अंदर जो 7 लेयर होती है उसमें से जो लेयर फर्स्ट होती है जिसे हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, उस लेयर पर हमारा रिपीटर काम करता है। तो OSI मॉडल के OSI मॉडल के 7 परतें होती है। OSI मॉडल के लेयर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर पर कार्य करता है, फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जाता है पहली लेयर कौन सी है, कई बार सवाल यहीं से आ जाता है। OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी है? ये तो हो गया इनडायरेक्ट सवाल, ठीक है, क्योंकि हमें OSI मॉडल के बारे में तो हमारा कंटेंट नहीं है, लेकिन OSI मॉडल इनडायरेक्टली हमारे कंटेंट में क्यों शामिल हुआ? क्योंकि हमारे कंटेंट में क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। और नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं? रिपीटर। और रिपीटर किस पे काम करता है? OSI मॉडल। OSI मॉडल में किस पे काम करता है? लेयर फर्स्ट पे। तो कई बार एग्जामिनर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, तो यह लाइन शामिल करने का उद्देश्य हमारा यही है। OSI मॉडल में मैंने पहले ही बताया आपको 7 लेयर होती है। OSI मॉडल के अंदर कुल मिला के लेयर कितनी होती है? 7 लेयर। ये ध्यान में आपको रखना है। और पहली लेयर कौन सी है? लेयर फर्स्ट को हम कहते हैं फिजिकल लेयर। ये चीज प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखनी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिपीटर के अंदर, रिपीटर एक तो एनालॉग होता है, दूसरा रिपीटर आपका रहता है डिजिटल रिपीटर। अब ये एनालॉग रिपीटर क्या करता है? केवल सिग्नलों को एम्पलीफाई करेगा। एक तो एनालॉग और दूसरा क्या है? डिजिटल। तो अगले कंटेंट के अंदर हम पढ़ेंगे रिपीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिपीटर। टाइप्स ऑफ रिपीटर। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिपीटर। यहां 2 प्रकार है रिपीटर के। कौन कौन से? एक तो आपका रहेगा
एनालॉग, और दूसरा जो रिपीटर रहता है वह रिपीटर रहता है प्रिय विद्यार्थियों डिजिटल। एनालॉग रिपीटर और दूसरा रिपीटर है प्रिय विद्यार्थियों डिजिटल रिपीटर। एनालॉग रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करता है, जबकि डिजिटल रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करके उसमें एरर को हटा के आगे भेजेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। हम एनालॉग की बात कर रहे हैं। एनालॉग का कार्य क्या होगा, यह रिपीटर केवल और केवल सिग्नल को एम्पलीफाई करने का कार्य करेगा, यह ध्यान रखना। इसका कार्य है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, इसका कार्य रहेगा सिग्नल को एम्पलीफाई करना, सिग्नल को एम्पलीफाई करना। जबकि दूसरा हमारा कौन सा है, डिजिटल, ये क्या करेगा, सिग्नल को रीजनरेट करेगा, सिग्नल को रीजनरेट करेगा। किस लिए, ताकि जो एरर आई है सिग्नल को रीजनरेट करेगा और तथा जो एरर आई है उन एरर को हटाएगा। रीजनरेट करने के पश्चात इसका कार्य क्या होगा, एरर को हटाना। ये कार्य रहेगा हमारे रिपीटर के अंदर, एक एनालॉग रिपीटर और दूसरा प्रिय विद्यार्थियों हमारा कौन सा रिपीटर है, डिजिटल रिपीटर। एक मिनट में मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। जनरली हम क्लास के अंदर मोबाइल साइलेंट रखते हैं, लेकिन आज क्योंकि विधिवत कक्षाएं नहीं है अभी, कभी मोबाइल को साइलेंट करने के पश्चात ये हमारा कंटेंट हो गया रिपीटर के बारे में। मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हमने बात की टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस की। जब मैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करता हूं तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, मैंने टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर हमने कहा कि 5 प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस रहेगी, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज और राउटर। इसमें से हमने रिपीटर को पूरा कर दिया। अब हम आगे हब, स्विच, ब्रिज और राउटर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अगली स्लाइड के अंदर हमने बात की रिपीटर क्या है। मैंने पहले कहा कि सारी की सारी नेटवर्किंग डिवाइस है, तो मैंने लिख दिया एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब रिपीटर का काम क्या है, डाटा सिग्नल को रिसीव करना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये डाटा सिग्नल को रिसीव करना। ट्रिपल आर थ्योरी ध्यान रखनी है, रिसीव करना, रीजनरेट करना और रिप्लीट करके आगे भेज देना। तो इस थ्योरी को हम कह सकते हैं आर क्यूब, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में कह सकते हैं आर क्यूब का काम करता है। रिपीटर के अंदर हम क्या लिखेंगे, आर क्यूब, ये ध्यान रखना। पहले आर का मतलब रिसीव, दूसरे आर का मतलब रीजनरेट और तीसरे आर का मतलब होगा रिप्लीट, और ये सारा कार्य करने के बाद सिग्नल को क्या करेगा, आगे भेजेगा। अब ये किस मॉडल या किस प्रादर्श पर काम करता है, ओएसआई मॉडल पे काम करता है। किस लेयर पे काम करता है, फर्स्ट लेयर पर। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर हैं, कुल 7 लेयर। तो हमारा रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करेगा, पहली लेयर पर। पहली लेयर का नाम क्या है, फिजिकल लेयर। चलिए इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ रिपीटर की, 2 प्रकार के, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को केवल एम्पलीफाई करेगा, एक ही काम करेगा। जबकि डिजिटल सिग्नल क्या करेगा, रीजनरेट करेगा और एरर को हटाने का भी काम करेगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों रिपीटर का हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है और हम एक और नए कंटेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने हमारी स्लाइड के अंदर सीक्वेंस में बता रखा है आपको कि रिपीटर के बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, हब के बारे में। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं हब के बारे में पढ़ना। अब चलिए विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे सेकेंड कंटेंट की ओर। हमने रिपीटर को विधिवत रूप से कंप्लीट किया और इसमें से आपको विश्वास कीजिए सवाल मिल जाएगा। अतिरिक्त भी कहीं जानकारी मिलती है तो आप अवश्य पढ़ें, उसमें से भी कुछ समझ में नहीं बैठता है तो आप कमेंट कर लेना, तो हम आपको उसके लिए जानकारी देंगे। वैसे नोट्स में हमने मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप वहाँ से भी कांटेक्ट करके हमसे समय लेकर आप परिचर्चा कर सकते हैं, हम उसके भी जवाब आपको अवश्य देंगे। चलिए अब हम कंटेंट जो प्रारंभ कर रहे हैं वह कंटेंट प्रारंभ कर रहे हैं हब। चलिए देखिए हब के बारे में पहली लाइन तो वही रहेगी, नेटवर्किंग डिवाइस है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। देखिए इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लेना, 5 जगह ये लाइन विधिवत रूप से यूं की यूं काम आएगी कि हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये क्या काम करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, किस लेयर पर कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जिस प्रकार आपका रिपीटर ओएसआई
के लेयर फर्स्ट पे काम करता था, उसी प्रकार हमारा हब भी ओएसआई मॉडल लेयर फर्स्ट। अब मुझे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है क्या लेयर फर्स्ट कौन सी, आप कमेंट करके बताएं लेयर फर्स्ट कौन सी। मैं कुछ समय के लिए इंतजार करता हूं आपके कमेंट का। आप कमेंट करके बताइए कि ओएसआई मॉडल किस लेयर फर्स्ट पे काम करता है। मैंने अभी भी रिपीटर में बताया था ओएसआई मॉडल लेयर फर्स्ट पे काम करता है, वह लेयर कौन सी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हब का प्रयोग। मैंने अभी भी कहा कि हब का प्रयोग कहां होगा, तो हब का प्रयोग होगा लेन के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, हब का प्रयोग लेन में विभिन्न कंप्यूटरों को या तो स्टार या हायरार्किकल टोपोलॉजी के दौरान होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। हब का प्रयोग एक तो आपको ध्यान में रखना है शब्द लेन, और दूसरा दो टोपोलॉजी आपको याद रखनी पड़ेगी, जिसमें से एक टोपोलॉजी हमारी रह जाएगी स्टार और दूसरी जो हमारी टोपोलॉजी रहेगी वो रहेगी हायरार्किकल। जिस प्रकार हमने रिपीटर के अंदर दो प्रकारों को पढ़ा था, एनालॉग और डिजिटल को, इसी प्रकार हम हब के भी दो प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हब के जो हमारे दो प्रकार रहने वाले हैं वो कौन से, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, अभी आते हैं हम उसके ऊपर। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि यहीं पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि तो ज्यादा बड़ा है नहीं। ये जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट है टाइप्स ऑफ हब। एक तो रहेगा एक्टिव हब और दूसरा हमारा हब रहेगा पैसिव हब। दो प्रकार के हब हैं, एक एक्टिव हब और दूसरा हमारा हब रहेगा पैसिव हब। अब हम इस एक्टिव हब और पैसिव हब के बारे में विद्यार्थियों अध्ययन कर रहे हैं। एक्टिव हब क्या है? एक्टिव हब रिपीटर की तरह ही कार्य करता है, इसमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है। जब हम बात करते हैं एक्टिव हब की, तो यह हब क्या करता है, रिपीटर की तरह कार्य करता है। यह हब रिपीटर की तरह कार्य करता है। यह हब रिपीटर की तरह कार्य करता है। पहली महत्वपूर्ण लाइन क्या है कि यह हब कार्य किस तरह करता है, यह हब रिपीटर की तरह कार्य करता है और इस हब में आपको पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि इस हब के अंदर पहली बात यह रही, दूसरी बात पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी। ये बिना पावर सप्लाई के कार्य नहीं करेगा, पावर सप्लाई की आवश्यकता या जरूरत। इसके बाद हम दूसरे जिस हब के बारे में बात करेंगे वह रहेगा हमारा कौन सा, पैसिव हब। हमने अभी बात की एक्टिव हब की और अब हम बात करेंगे पैसिव हब की। अब ये क्या करेगा, यह सिग्नल को जैसा है वैसा भेजेगा। अब जैसे सिग्नल है वैसे के वैसे अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजने हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पर पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी। तो ये क्या करेगा, सिग्नल को एज इट भेजता है, सिग्नल को एज इट भेजता था, जैसा है वैसा भेजता है, सिग्नल को जैसा है वैसा भेजता है, वैसा भेजता है। अब जब ये सिग्नल को जैसा है वैसा भेजेगा तो निश्चित रूप से यहां पर विद्यार्थियों पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी। यहां पर आपको पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी, पावर सप्लाई की जरूरत, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये कंटेंट हुआ हमारा किसके बारे में, हब के बारे में। एक बार इस कंटेंट को मैं रिपीट कर लेता हूं। जिस प्रकार रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस थी, हब भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। रिपीटर भी ओएसआई मॉडल फर्स्ट पे कार्य करता था, हब भी ओएसआई मॉडल फर्स्ट पे कार्य करता है। अब बात की कि ये कहां काम करता है, लेन के अंदर। लेन में मुख्यतः स्टार और हायरार्किकल टोपोलॉजी। ये स्टार और हायरार्किकल क्या है, ये दोनों टोपोलॉजी है, ये दोनों क्या है, टोपोलॉजी। इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ हब की, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव हब के अंदर आपको सिग्नल के लिए पावर सप्लाई की जरूरत नहीं रहेगी, जबकि पैसिव सिग्नल को जैसा है वैसा भेजता है, तो इसलिए यहां पर पावर सप्लाई की जरूरत रहेगी। तो दो हमने नेटवर्किंग डिवाइस को कंप्लीट किया, एक हमने कंप्लीट किया रिपीटर को और एक हमने कंप्लीट किया हब को। अब जो हमारी अगली डिवाइस रहेगी वह रहेगी स्विच। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों स्विच के बारे में। अब स्विच क्या है, सबसे पहली बात इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान है। ब्रिज हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट अगला टॉपिक। और यह ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा कंटेंट। स्विच जो हमारा तीसरा कंटेंट है
वह रहेगा स्विच। स्विच के बारे में भी एक बात वही, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे मैं कंटेंट लिखता हूं आप उसे साथ साथ याद करने का भी प्रयास करें। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, पहली महत्वपूर्ण बात, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कार्यविधि। इसकी कार्यविधि वैसी है जैसा हम आगे ब्रिज में पढ़ेंगे, तो पहले तो ये लिख देते हैं कि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान है। दूसरा कंटेंट आ जाएगा, इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान है। इसकी कार्यविधि ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई कि इसकी कार्यविधि किसके समान है, ब्रिज के समान। दो लाइन हमने स्विच के बारे में बात की कि ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान है। अभी तक हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर, और उस ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर का नाम था फिजिकल लेयर, जबकि हमारा जो स्विच है ये ओएसआई मॉडल के डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ये ध्यान रखना, डाटा लिंक लेयर पे कार्य करेगा, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। तीन महत्वपूर्ण बातें हमने स्विच के बारे में अध्ययन की, नेटवर्किंग डिवाइस है, ब्रिज के समान है, और जिस लेयर पर कार्य करता है वह लेयर है डाटा लिंक लेयर। अगले कंटेंट की बात करता हूं कि स्विच को काम करने के लिए एक एड्रेस चाहिए, और उस एड्रेस का नाम है मैक। आगे चल के हम आईपी एड्रेस के बारे में भी बात करेंगे। तो स्विच को काम करने के लिए मैक एड्रेस का उपयोग करता है। जो स्विच है, स्विच जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, स्विच कार्य करने के लिए मैक एड्रेस का काम करता है। स्विच कार्य करने के लिए मैक एड्रेस को काम में लेता है, करने के लिए मैक एड्रेस को काम में लेता है। स्विच कार्य करने के लिए जिस एड्रेस को काम में लेता है, स्विच कार्य करने के लिए जिस एड्रेस को काम में लेता है, उस एड्रेस का नाम है मैक एड्रेस। तो स्विच कार्य करने के लिए मैक एड्रेस को काम में लेता है, काम में लेता है। चलिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने स्विच के बारे में चर्चा की। ये महत्वपूर्ण बातें जो स्विच के संबंध में है। क्या स्विच क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। पहली कंसेप्ट तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। फिर स्विच की कार्यविधि किसके समान है? ब्रिज के समान। तो ब्रिज के बारे में हम जस्ट अगले कंटेंट में चर्चा करेंगे। डाटा लिंक लेयर पर कार्य करेगा, यह ओएसआई मॉडल की ही एक लेयर है। और स्विच कार्य करने के लिए जिस एड्रेस का प्रयोग करता है वह एड्रेस रहेगा मैक एड्रेस। तो इस प्रकार के विद्यार्थियों, स्विच का कंटेंट भी हमने कंप्लीट किया, और अगला जो कंटेंट हम लेने जा रहे हैं वह कंटेंट रहेगा ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है इसको समझें। नेटवर्क, देखो ब्रिज का काम क्या होता है? जोड़ना। तो इसका काम भी क्या है? नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना। ब्रिज का पहला कार्य नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना, नेटवर्क सेगमेंट्स को जोड़ना, नेटवर्क सेगमेंट्स को जोड़ना पहला। अभी मेरी जो फोटो है या वीडियो में मैं लाइव आपको नहीं दिख रहा हूं, इसका रीजन ये है कि ताकि हम बोर्ड पर लिखें वो आपको अच्छे से दिखाई दे दे, साथ साथ आपको उसको याद भी हो। जैसे हम कंप्लीटली लिख देंगे उसके बाद आपको विषय वस्तु को लाइव भी में आपको दिखाई दे देंगे। तो यह नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। दूसरा कार्य करता है डाटा फिल्टरिंग का कार्य करता है। दूसरा कार्य इसका है डाटा फिल्टरिंग करना, डाटा को फिल्टर करना या डाटा फिल्टरिंग का कार्य करना, डाटा फिल्टरिंग का कार्य करना। साथ साथ आप इनको याद भी कर लें। पहला कार्य होगा नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना, दूसरा कार्य डाटा फिल्टरिंग करना, तीसरा ब्रिज का उपयोग डाटा सिग्नल और ट्रैफिक को मेंटेन करना। तो तीसरा कार्य हो जाएगा डाटा ट्रैफिक और सिग्नल को मेंटेन करना, सिग्नल को
मेंटेन करना। इसके पश्चात चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य रहता है वो रहता है ब्रिज में डाटा किस रूप में जाता है। ब्रिज में जो डाटा जाएगा वो फ्रेम के रूप में जाएगा। ब्रिज में डाटा फ्रेम के रूप में जाता है, फ्रेम के रूप में जाता है। चलिए अब हम आपको बिल्कुल विषय वस्तु को एक बार पुनः याद करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब उम्मीद कर रहा हूं कि आप मुझे विद्युत रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्रिज का कार्य होता है नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्रिज क्या कार्य करता है, यह शब्द आप याद रख लेना, नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है। ब्रिज का अंदर पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा वह रहेगा ब्रिज का कार्य है नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना। ये ध्यान रखें, ब्रिज का कार्य क्या है, नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ना। फिर दूसरा कार्य करता है ये डाटा फिल्टरिंग का। अब डाटा फिल्टर करेगा तो डेफिनेटली ट्रैफिक कम होगा, तो डाटा ट्रैफिक और सिग्नल को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। और ब्रिज में डाटा जिस रूप में जाता है वो रूप कौन सा है, डाटा फ्रेम के रूप में जाता है। जिस प्रकार फ्रेम होता है, तस्वीर रहती है हमारी जिसके अंदर लगती है, फोटो लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं। दीवार के अंदर जब हम किसी फोटो को फिक्स करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, फ्रेम के माध्यम से। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी ब्रिज के बारे में थी। तो अभी तक हमने जिन कंटेंट को पढ़ लिया वह कंटेंट कौन से थे, रिपीटर हमने पढ़ लिया, हब को पढ़ लिया, स्विच को पढ़ लिया और ब्रिज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब जो हमारा अंतिम कंटेंट रहता है राउटर, और अब हम राउटर के बारे में फिर विद्यार्थियों चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस कंटेंट की ओर। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर यह अंतिम रहेगा और यह कंटेंट है हमारा राउटर। एक बार पुनः मैं सारा बोर्ड पे लिख देता हूं और उसके बाद आपको वापस समझा देता हूं। अब हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वह कंटेंट है हमारा राउटर। अब राउटर क्या है, राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। जब मैं बात करता हूं राउटर को, तो राउटर को कहेंगे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। राउट को कहा जाता है, राउटर को इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। लेकिन ध्यान रखें, जब हम राउट को इंटर नेटवर्किंग कहते हैं तो स्विच को क्या कहेंगे, क्योंकि कार्यविधि समान थी स्विच और ब्रिज की, लेकिन तुलना किसकी हो रही है, राउटर से। तो राउटर है इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, जबकि हमारा जो स्विच था वह था इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस। ये ध्यान रखना, जबकि स्विच क्या है, स्विच इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस था, इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस। ये तो हो जाएगा स्विच, और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस जो होगा वो रहेगा हमारा क्या, राउटर। ये चीज ध्यान रखना, जिस टॉपिक को हम अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, राउटर को, जिसको हमने पढ़ लिया उस टॉपिक में आप ये लाइन ऐड भी कर सकते हो स्विच के बारे में। दोनों को पास में इसलिए लिखा ताकि दोनों आपको एक साथ याद हो जाए और तुलनात्मक अध्ययन आपका हो जाए। इसके बाद हमने बात की थी, जब हमने ब्रिज के बारे में बात की, और उससे पहले जब हमने स्विच के बारे में एक और बात की थी कि स्विच जो होता है वो किस एड्रेस को काम में लेता था, मैक को, जबकि राउटर क्या करता है, राउटर आईपी एड्रेस को काम में लेता है। राउटर किस एड्रेस को काम में लेगा, आईपी एड्रेस को, जबकि हमारा जो स्विच था, स्विच काम में लेता था मैक एड्रेस को। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये हम कर रहे हैं राउटर के बारे में। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस का ये हमारा अंतिम कंटेंट, अब मैं आपको उसको पुनः एक बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब प्रिय विद्यार्थियों हम बात करते हैं राउटर की, तो सारी की सारी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सवाल सीधा आ सकता है। तो लेकिन एक कैसी नेटवर्किंग डिवाइस है, ये इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। उस प्रश्न का, सवाल का हमारे पास जवाब होना चाहिए कि यह एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। चीज ध्यान में रखनी है, जबकि ये राउटर है हमारा, राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होगी। जबकि जब हम बात स्विच की करते हैं तो ध्यान रखना यहां शब्द क्या है, इंट्रा। तो इन दोनों शब्दों को आपको समझना पड़ेगा कि यहां इंटर शब्द है और वहां इंट्रा शब्द है। सारा खेल शब्दावली का है, एक अक्षर से उत्तर में परिवर्तन आ जाएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। जब हम बात राउटर की करते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, लेकिन जब आप बात स्विच की करेंगे इंट्रा नेटवर्किंग डिवाइस। ध्यान रखें यहां शब्द क्या प्रयोग किया गया है, इंट्रा, जबकि यहां शब्द क्या प्रयोग किया गया है, इंटर। फिर बात की राउटर के अंदर एड्रेस के बारे में, तो यहां आईपी एड्रेस है, जबकि यहां कौन सा एड्रेस है,
मैक एड्रेस। तो ये एड्रेस के अंदर का भी आप कंफ्यूज ना हो, तो इसके लिए भी हमने ये चीज़ आपको दोनों को साथ में बता दी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इस प्रकार ये जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, यह कंसेप्ट हमारा यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद सामान्य जानकारी जो ईमेल को लेकर आपको रहती है, इसके पश्चात हमारा सर्च इंजन को लेकर रहती है और वेब ब्राउजर को लेकर रहती है। तो ईमेल के बारे में चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, कौन उसके आविष्कारक थे इत्यादि हमने नोट्स में आपको सारगर्भित सामग्री दे रखी है। वो फिक्स कंटेंट है तो वो तो आपको याद करना रहेगा। अब जिस कंटेंट के अंदर आपको समझाया जा सकता है वो कंटेंट दो रहते हैं, एक रहता है सर्च इंजन और एक रहता है वेब ब्राउजर। मैं पूरी की पूरी लिस्ट एक बार बोर्ड पर उतार दूंगा और उसके बाद आपको वापस समझाना प्रारंभ करूंगा। चलिए, आप लोग साथ साथ इसको नोट भी करते रहिए और इसको याद करने का भी प्रयास कीजिए, दोनों कार्य एक साथ कीजिए। गूगल सर्च इंजन है। इसके बाद हम बात करेंगे बिंग के बारे में, बिंग भी एक सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करेंगे याहू के बारे में, याहू सर्च भी एक सर्च इंजन है। इसके पश्चात हम ask.com की बात करते हैं, ask.com भी एक सर्च इंजन है। के पश्चात डक गो यह भी आपका एक सर्च इंजन है। इसके पश्चात हम बात करेंगे डॉगपाइल की, तो डॉगपाइल भी एक सर्च इंजन है। पूरी लिस्ट बता देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो। गुरुजी एक भारतीय सर्च इंजन है, ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाया लेकिन नाम आपको याद करना पड़ेगा। इसके पश्चात हम बात करते हैं इपिक की, तो इपिक भी एक सर्च इंजन है। के पश्चात बिल्सर, बिल्सर भी आपका एक सर्च इंजन है। ये आपका सर्च इंजन एक रहेगा एक और, उसका नाम है बिल्सर। बिल्सर के बाद आपका रहेगा AOL.com, यह भी आपका एक सर्च इंजन रहेगा। देन बाइडू, जिसके बारे में RSAT में सवाल पूछा गया था। और एक सर्च इंजन बहुत आसान से आपको याद हो जाएगा, चाचा.com। और एक है इंटरनेट आर्चिव, इंटरनेट आर्चिव। ये लिस्ट आपकी जो है वो है सर्च इंजन की। और एक लिस्ट हम और तैयार कर देते हैं, उसके बाद दोनों को आपको अलग से याद भी करवा देंगे। वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल कॉर्म। ध्यान रखना, गूगल तो था सर्च इंजन, लेकिन जब गूगल कॉर्म की बात करेंगे तो वो वेब ब्राउजर बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे मोजिला फायरफॉक्स की, सफारी, ओपेरा, स्लिम जेट और स्लिम, नेटस्केप। नेटस्केप के बारे में एग्जाम्स में सवाल पूछे जा चुका है कि नेटस्केप क्या है। इसके बाद यूसी ब्राउजर, नाम से स्पष्ट है लेकिन कई बार केवल शब्द यूसी दे देता है एग्जामिनर। और सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट एज। चलिए, एक लिस्ट विद्यार्थियों आपके सामने है, इसमें से एक सवाल अवश्य पूछे जाने की संभावना बनती है। चलिए, सर्च इंजन के बारे में बात करें हम तो देखिए यहां मैंने एक शब्द लिखा है गूगल। जब मैं गूगल के बारे में बात करता हूं तो गूगल तो प्रिय विद्यार्थियों एक सर्च इंजन है, लेकिन जब इसके साथ एक एडिशनल शब्द ऐड हो जाता है क्रोम, ये रहा क्रोम। यदि गूगल के साथ क्रोम शब्द जुड़ जाएगा तो देखिए सर्च इंजन से वो क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
दूसरा आपको बिंग के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको yahoo.search, ask.com, डक का नाम जरूर याद करें, इस प्रकार के नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गुरुजी एक भारतीय सर्च इंजन है, ध्यान रखना, ज्यादा सफल तो नहीं हो पाया लेकिन ये एक भारतीय सर्च इंजन है। इसके बाद ध्यान रखना बाइडू के बारे में, क्योंकि ये सवाल RSCET में पूछा जा चुका है। बाइडू और इंटरनेट आर्चिव, ये नाम तो आपको महत्वपूर्ण नाम है, इस लिस्ट में से याद करने ही पड़ेंगे। और इपिक को भी याद कर देना, तो ये चीजें घूम फिर के पूछी जाती है कि कौन कौन से सर्च इंजन है। गूगल और गूगल क्रोम में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस प्रकार सर्च इंजन शब्द है और वेब ब्राउजर शब्द है, तो अंग्रेजी में पहले एस आता है फिर W आता है, तो W बाद में आता है, उसका क्रमांक क्या है, ज्यादा है। तो वेब के साथ ब्राउजर शब्द है, वेब ब्राउजर लंबा शब्द है, जबकि सर्च इंजन उसकी तुलना में देखा जाए तो छोटा शब्द है। छोटा कैसे, क्योंकि एस पहले शुरू होता है, W बाद में शुरू होता है। तो सर्च इंजन छोटे शब्द है, इसका क्रमांक, इस रीजन से इसको छोटा शब्द लेना है केवल गूगल। जबकि वेब ब्राउजर W बाद में आता है तो उसका क्रमांक ज्यादा है। ज्यादा होने के कारण आपको इसके साथ एक्स्ट्रा शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्रोम। तो ये तो हो जाएगा ट्रिक आपको याद करने का, ठीक है। इसके बाद बिंग, डक, लेकिन गुरुजी को ध्यान रखना, गुरुजी हम भारतीय तो कहते हैं, तो इसलिए गुरुजी कैसा सर्च इंजन है, एक भारतीय सर्च इंजन है। इपिक, बाइडू और इंटरनेट आर्चिव, ये तो लिस्ट आप याद कर लो सर्च इंजन की। इसके बाद मैंने वेब ब्राउजर के बारे में बात की, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, ये तो नाम याद करने हैं, लेकिन नेटस्केप सबसे ज्यादा याद रखना। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोसॉफ्ट एज, क्योंकि ये विंडो 10 के साथ लॉन्च हुआ है, विंडो 10 के साथ लॉन्च हुआ है जनवरी 2020 में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी रहेगी। किसके बारे में, एक वेब ब्राउजर की लिस्ट और एक आपकी सर्च इंजन की लिस्ट। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों 22 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ऑफलाइन का शेष भाग रहा था, उस भाग का हमने विधिवत समापन किया। आपका और भी कोई क्वेरी हो, आपका कोई कमेंट्स हो, आपके कोई सवाल हो, आपका कोई प्रश्नोत्तरी हो, उससे रिगार्डिंग आपकी कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप जरूर मेरे से संपर्क करें। मैं आपके सवालों का विधिवत रूप से जवाब दूंगा। आप सभी को हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं, अभिनंदन आप सभी का कि आपने निरंतर रूप से हमारी कक्षाओं के साथ जुड़े रहे। उम्मीद कर रहा हूँ कि भविष्य में जब कभी भी ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ होती है और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमने अपना सर्वस्व आपको देने का प्रयास किया है। 22 की ओर से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको सारी जानकारियां विधिवत रूप से समझ में आएगी होगी। आपको काफी नोट्स प्रोवाइडेड करा दिए गए हैं और जो बाकी के नोट्स सामग्री आपकी शेष हैं वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइडेड करा दी जाएगी और उसके बारे में 22 आपको जल्द से जल्द जानकारी दे देगा। उम्मीद है आपको कंप्यूटर की ये सारी परिचर्चा समझ में आई होगी। और एक बुक मैं आपको जरूर सजेस्ट कर देता हूं कि उस बुक्स को आप जरूर परचेज करना। श्री गंगानगर क्लासेज हैं, संकल्प क्लासेज श्री गंगानगर की, वहां की बुक है सरजीत दुंडाड़ा की RBD की बुक। वो कंप्यूटर की बुक आप जरूर खरीद लेना, क्योंकि वह बुक आपके बहुत काम की है। कंप्यूटर का काफी अच्छा कंटेंट और एरर फ्री कंटेंट है। इस बुक को आप जरूर परचेज करें। यह बुक आपको सफलता के लिए एक और सौगात होगी। वंदे मातरम, जय भारत। मारवाड़ी शिक्षक राम जैन के साथ।